हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी हमारी सीडीपी की सीरीज़ चल रही है। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी क्लास नंबर 9 है। इससे पहले 8 क्लासेस हम कर चुके हैं और फ्रेंड्स, इन क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी है। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर आप सारी क्लासेस को देख सकते हैं। साथ ही साथ हिंदी पेडागोजी भी हम कर रहे हैं, उसकी भी हम 8 क्लासेस कर चुके हैं। उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट बनी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट्स की हम प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हर क्लास की तरह हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझते हुए चलेंगे, ताकि आपका जो थियोरी वाला पोर्शन है वो भी यहाँ से कवर अप हो जाए। ठीक है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर देख पा रहे होंगे। अगर आप लोग सीटेट का पेड नोट्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और वहाँ पर आप डेमो नोट्स देख सकते हैं और फिर अगर आपको सही लगे तो आप नोट्स को ले सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नोट्स को ले चुके हैं और उनके फीडबैक आप लोगों ने देखे होंगे। मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर शेयर किए थे, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहें तो आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को, यानी कि आपसे पूछा है कि क्लासरूम में अर्थपूर्ण अधिगम करना है तो उसके लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए। सबसे पहले है, विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों को, अभिप्रेरणाओं को सुव्यवस्थित कर पाएँ। जी हाँ, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि आप अभ्यर्थियों को क्या करेंगे, सहायता देंगे कि वो अपने मनोभावों, यानी कि उनके मन में जो चीज़ें चल रही हैं और जो अभिप्रेरणाएं हैं उनको वो सुव्यवस्थित कर पाएँ। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, जहाँ भी आपको दिखता है कि बच्चों को वर्गीकृत किया जा रहा है, यानी कि अलग थलग किया जा रहा है। अब ये वर्गीकृत करना, अलग थलग करना किस तरीके से होता है ना, इसमें क्या कर देते हैं कि कुछ ग्रुप बना देते हैं, समूह बना देते हैं। जैसे हम कह देते हैं कि ये बच्चे प्रतिभाशाली हैं, इनका अलग ग्रुप बन जाता है। एक बच्चों से हम कह देते, कुछ बच्चों से कहते हैं कि आप मॉडरेट लेवल के हैं, उनका अलग से ग्रुप बन जाता है। कुछ बच्चों को हम कह देते हैं आप जड़ बुद्धि के हैं, बिल्कुल निम्न स्तर के हैं, उनका अलग से ग्रुप बना देते हैं। तो ये सारी चीज़ें गलत होती हैं, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। इससे क्या होता है ना, बच्चों का मोरल डाउन हो जाता है। जिन्हें आप कह रहे हैं कि आप जड़ बुद्धि के हैं, आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता है, इस तरीके की चीज़ें, उन बच्चों का जो अपना कॉन्फिडेंस होता है वो लूज़ होने लगता है। तो इसीलिए सभी को एक समान नज़र से देखना है स्कूल में, यही हमारी समावेशी शिक्षा भी कहती है, जो कि इसी के अंतर्गत आता भी है। अभी हो सकता है और कोई क्वेश्चन आपको समावेशी शिक्षा वाले मिल जाएं। प्रीवियस वीडियो में वैसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपने देखे थे। तो कभी भी बच्चों को वर्गीकृत नहीं करना है, ठीक है, अलग थलग नहीं करना है, सेपरेट नहीं करना है, ना ही बच्चों का नामांकन करना है। देखिए, नामांकित करना मतलब क्या होता है, बच्चों के ऊपर लेबल लगा देना। जैसे कुछ बच्चों को ए ग्रेड दे दिया, कुछ बच्चों को बी ग्रेड दे दिया, कुछ बच्चों को सी ग्रेड दे दिया। अब जो ए ग्रेड वाला बच्चा है वो तो काफ़ी खुश होगा, जिसको सी ग्रेड मिला है ना वो खुश नहीं होगा, और इन दोनों की आपस में बातचीत होगी तो इसका मोरल डाउन हो जाएगा सारी चीज़ें देख करके कि अच्छा, ये भी मेरा क्लासमेट है, इसको तो ए ग्रेड मिला है, मुझे सी मिला है, इसका मतलब मुझे कुछ नहीं आता है। तो बच्चों के मन में हीन भावनाएं पैदा होने लगती हैं। इसीलिए कभी भी बच्चों का ना ही नामांकन इस तरीके से नामांकित करना चाहिए, ना ही कभी वर्गीकृत करना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है, ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम कहते हैं ना सहयोगात्मक अधिगम। आप जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं इस तरीके से पढ़ाइए कि बच्चे भी आपस में एक दूसरे का सहयोग करके, हेल्प करके पढ़ पाएँ। तो ये कह रहे हैं संवाद, जो डिस्कशन है और परिचर्चा है, तो आपस में बच्चों के ग्रुप आप ऐसे बना सकते हैं पढ़ाई करने के लिए सिर्फ। ठीक है, तो ग्रुप में जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनका जो पढ़ी हुई चीज़ें होती हैं ना वो लंबे टाइम तक याद भी रहती हैं और समझ में भी आती हैं। तो इसीलिए जो सहयोगात्मक अधिगम होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, उसे हमेशा बढ़ावा दिया जाता है। और यही इस ऑप्शन में लिखा है, संवाद करके अधिगम करना और आपस में परिचर्चा करके करना। तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है आपके सामने, कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। मानक विधि वैसे ही आप जानते हैं नेगेटिव चीज़ होती है,
और उपेक्षा करना भी नेगेटिव चीज़ है। देखिए, विविधता की कभी भी उपेक्षा नहीं करनी है, बल्कि विविधता को प्रोत्साहन देना है, एनकरेज करना है, क्योंकि जो विविधताएं होती हैं वो हर बच्चों में पाई जाती हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए हर बच्चा स्कूल में अलग अलग जगह से आता है, हर किसी का समाज अलग होगा, घर पे हर किसी बच्चे को अलग अलग तरीके का माहौल मिलता है, हर बच्चे की जो लैंग्वेज होती है, घर की मदर टंग होती है, वो अलग अलग हो सकती है। तो विविधताएं तो पाई जाती हैं। हम कहते हैं ना, इंडिया की एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, जहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं और बहुत सारी विविधताएं भी पाई जाती हैं बच्चों में। तो जो विविधता होती है उसको हमेशा रिस्पेक्ट करनी है, उसके रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए, ना कि आप उसकी उपेक्षा करेंगे। ठीक है, उपेक्षा को आप अवहेलना भी समझ सकते हैं, जो कि एक नेगेटिव चीज़ होती है। तो इसीलिए ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या मिला हमको? हमारा आंसर मिला हमको ऑप्शन ए और ऑप्शन सी सही है। अब देखते हैं ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो यस, ए और सी हमको ऑप्शन थर्ड में मिल गया है, तो इसीलिए ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? नहीं है पूछा है, ठीक है, नॉट। पहला है विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। ये तो प्रभावशाली है, ऐसा तो कर सकते हैं, लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं वाला बताना है, नॉट वाला बताना है, जो प्रभावशाली नहीं होगा। नेक्स्ट है कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना कि बच्चों को सहयोगी समूह बनाने दो, और सहयोग करके बच्चे अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए भी प्रोत्साहित करें, यानी कि एक दूसरे की वो हेल्प करें। तो ये भी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना। जी हाँ, टीचर का यही काम होता है कि अगर जो लर्निंग की प्रोसेस है उसमें बच्चों को अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप बच्चों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों को कोई चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन तो इसका आंसर नहीं होगा। लेकिन फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है कि अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। ये सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ है। कभी भी आप बच्चों को फोर्स नहीं करेंगे कि आप ट्यूशन जाओ, और ट्यूशन भी इसलिए जाओ ताकि टीचर जो हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दे सकें। तो ये गलत चीज़ होती है। ठीक है, स्कूल किस लिए खोले जाते हैं? बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो आप स्कूल में ही बच्चों को ऐसे नॉलेज दो कि बच्चों को ट्यूशन की ज़रूरत ही ना पड़े, ये कहता है। ठीक है, तो इसीलिए ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि प्रभावशाली कौन सा नहीं है पूछा है, और यही हमारा प्रभावशाली नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामवेगिक अवस्था। देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य यानी कि बच्चे की जो बॉडी है उसकी हेल्थ, ठीक है, साथ ही साथ सामवेगिक अवस्था। सामवेगिक अवस्था मतलब क्या होता है? आपके जो संवेग होते हैं, संवेग क्या होते हैं? जैसे डर लगना, किसी से प्रेम करना, ठीक है, गुस्सा आना, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ऐसे ही काफ़ी सारे संवेग होते हैं, ये मनुष्य के अंदर जो है मौजूद होते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें छोटी सी बात पर गुस्सा आने लगता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे आप कुछ भी कह दो उन्हें गुस्सा ही नहीं आता है। ये सारी चीज़ें, ये सब क्या है? आपके अंदर के संवेग हैं। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि बच्चों की जो लर्निंग की प्रोसेस होगी, यानी कि अधिगम होगा, उसमें शारीरिक स्वास्थ्य और सामवेगिक अवस्था, इनका आपसी कोई संबंध नहीं है, इनकी भूमिका नगण्य है, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो देखिए फ्रेंड्स, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है जब हमारा शरीर और हमारे संवेग दोनों काम कर रहे होंगे, तभी जाकर जो हमारा अधिगम है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। सपोज करिए संवेग के अंदर जैसे आपका मन हो गया, ठीक है, रुचि हो गई, आपका मन कर रहा है पढ़ने का, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है, आपकी हेल्थ सही नहीं है, तो क्या आप पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। सेम इसी तरीके से सपोज करिए आपका शारीरिक स्वास्थ्य यानी कि जो फिजिकल हेल्थ है वो बिल्कुल सही है, लेकिन आपका पढ़ने का मन नहीं है, तो क्या आप पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। तो इसीलिए इन दोनों का इम्पॉर्टेंट रोल होता है अधिगम की प्रोसेस में, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की डैश रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के। पहला है भयावह और सुसाध्यक, दूसरा है प्रतिस्पर्धिक और सुसाध्यक, फिर है सहयोगिक और प्रतिस्पर्धिक, और चौथा है प्रतिस्पर्धिक और सहयोगिक। देखिए ये प्रतिस्पर्धिक मतलब क्या है, कंपटीशन, बच्चों के बीच में प्रतिस्पर्धा करना, कंपटीशन करवाना। और मैंने आपको हमेशा बोला ये कंपटीशन जो है बहुत नेगेटिव चीज़ होती है। कभी भी आपने बच्चों के बीच में कंपटीशन नहीं करवाना है, क्योंकि कंपटीशन करवा के क्या होता है ना, बच्चे जो हैं खुद को एक दूसरे का दुश्मन समझने लगते हैं। आपने देखी होंगी ये चीज़ें, बचपन में भी ये चीज़ें होती हैं। अगर कहीं कंपटीशन वाली चीज़ आ गई तो बच्चे लड़ाई करने लगते हैं, है ना, ये आपने देखा होगा। तो इसीलिए ये जो प्रतिस्पर्धा है, ये लड़ाई है, ये अच्छी नहीं मानी जाती है। अब आपको अपना आंसर मिल गया होगा, क्योंकि देखिए ये कह रहा है बजाय डैश वातावरण के। ऐसा वातावरण बिल्कुल भी मत दो जहाँ पर प्रतिस्पर्धा हो रही हो। और ये प्रतिस्पर्धा कहाँ हो रही है, ऑप्शन थर्ड में हो रही है। चलिए अब पूरा ऑप्शन देख लेते हैं। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की सहयोगिक रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के। इसको प्रतिस्पर्धात्मक भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए, ये अभी हमने 2 क्वेश्चन में पढ़ लिया है, अलग अलग तरीके से पूछा हुआ था। एक दूसरे का सहयोग करके जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। अब ये कैसे पढ़ते हैं ना, जैसे सपोज करिए एक बच्चे का इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और एक बच्चे का हिंदी सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, तो ये बच्चा इसको इंग्लिश पढ़ा देगा और ये बच्चा इसको हिंदी पढ़ा देगा। इस तरीके से आपस में एक दूसरे की हेल्प करके ज्ञान लिया जाता है, ठीक है। ज्ञान का आदान प्रदान होता है, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही बच्चे इसमें सीख रहे होते हैं, तो ये बेस्ट माना जाता है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है, बताइए कौन सा उदाहरण। पहला है वे कार्य देना जो कि बहुत ही सरल हों, दूसरा है प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर प्रदान करना, तीसरा है पाठ उपलब्ध कराना विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों, और चौथा है सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना, मतलब सीखने से ज़्यादा काम जो है पूरा हो जाना चाहिए, इस चीज़ पर बल देना। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि सारे ही ऑप्शन आपको सही लग रहे होंगे, मे बी, है ना, लेकिन आंसर तो इसका राइट एक ही ऑप्शन होगा, जो होगा आपका ऑप्शन थर्ड। अब कैसे होगा देखिए, बच्चों को पाठ उपलब्ध कराना। पाठ मतलब क्या होता है, पाठ को हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड्स स्कैप फोल्डिंग, और ये जो वर्ड है ना, ये लेव वाइगोत्स्की ने दिया था, ध्यान रखेंगे, लेव वाइगोत्स्की, ठीक है। अब ये पाठ को इंग्लिश में स्कैप फोल्डिंग बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है हेल्प करना, किसी की हेल्प करना, और वो हेल्प भी आपकी कैसी होगी, टेम्पररी हेल्प होगी। अब इसको टेम्पररी हेल्प क्यों कहा, क्योंकि हेल्प तब तक करी जाती है जब तक बच्चा उस चीज़ को सीख नहीं जाता। जैसे ही बच्चे ने वो चीज़ सीख ली तो वो हेल्प आपकी फिर समाप्त हो जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि लाइफ टाइम आप हेल्प करते रहेंगे एक ही चीज़ के लिए, नहीं, आप हेल्प करेंगे और सामने वाला चीज़ों को सीख जाएगा, उसके बाद ये हेल्प आपकी समाप्त हो जाएगी, इसीलिए हम इसको कहते हैं टेम्पररी हेल्प करना। चलिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है, बच्चों को, अब आप समझ गए होंगे कि बच्चों को हेल्प कराना, और विशेषकर तब जब वो कोई नया कौशल सीख रहे हों, यानी कि बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, कोई नई चीज़ पढ़ा रहे हैं और बच्चों को तब समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, नई चीज़ को सिखाने में। तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली है वो यही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, चिंतन पूछा है, ठीक है। पहला है बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण की लालसा होती है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। तीसरा है बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तीसरा है बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। ओके, तो यहाँ पर आपसे नॉट पूछा है, ठीक है, नहीं, चिंतन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। तो देखिए पहला वाला तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कह रहा है अपने आसपास की जितनी भी घटनाएं होती हैं उनके बारे में बच्चे सोच पाते हैं और खोजबीन भी करते हैं, छानबीन करते हैं, अन्वेषण कर पाते हैं।
इसकी लालसा बच्चों में होती है, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है हर चीज़ को जानने की। तो ये तो सही है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा इसका, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा है, कौन सा सही नहीं है। नेक्स्ट है, बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। बिल्कुल होते हैं। बच्चों के सामने अगर कोई नई चीज़ आ गई तो बच्चों के मन में आता है कि ये नई चीज़ क्या होगी, काश कोई हमें समझा देता है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो बच्चे क्यूरियस तो होते हैं। नेक्स्ट है, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं सिद्धांतों की रचना करते हैं। बिल्कुल, जैसे उन्होंने कोई नई चीज़ देख ली तो उसके बारे में खुद से लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये सही नहीं है कि बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते। देखिए, वो स्वयं सोच सकते हैं। ठीक है, और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें सिर्फ जानकारी उपलब्ध कराना नहीं। बच्चे जब स्कूल आते हैं तो उनको कुछ ना कुछ घर से आता है, जैसे कुछ भी नहीं तो उन्हें काउंटिंग आती है या फिर अल्फ़ाबेट्स आते हैं, और अगर ये भी नहीं आते हैं तो उसे अपने घर की जो लैंग्वेज होती है ना वो बोलनी ज़रूर आती है। चाहे थोड़ा बहुत बोलता हो, लेकिन बोलना आता है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो सोच ही नहीं पाते हैं, उन्हें कुछ नहीं आता है। ये सब नहीं होगा, इसीलिए ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। जो आपकी लर्निंग की प्रक्रिया है कैसी है आपको बताना है। पहला है सरल और व्यक्तिगत, दूसरा है जटिल और निष्क्रिय, तीसरा है जटिल और सक्रिय, और चौथा है सरल और रैखिक। तो देखिए, जो अधिगम की प्रक्रिया है आपकी वो जटिल भी है और सक्रिय भी है। जटिल क्यों है? क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि वो बहुत ही ज़्यादा सरल है, बहुत आसान है। नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट लगाना पड़ता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है, साथ ही साथ सक्रिय है। यहाँ पर बच्चे सक्रिय होकर चीज़ों को सीखते हैं। सक्रिय होना मतलब होता है फ्रेंड्स एक्टिव होना। जब आप किसी काम को रुचि के साथ करते हैं, अपना दिल और दिमाग दोनों चीज़ें यूज़ करके, तो हम कहते हैं बच्चा एक्टिवली सीख रहा है, सक्रिय होकर सीख रहा है। तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को चाहिए। यानी कि इन सभी को क्या करना चाहिए? समझना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, टाल देना चाहिए या अपेक्षित करना चाहिए। तो देखिए, ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब पॉजिटिव होती हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और जो भाषाई विविधता है ये पाई जाती है हर एक स्टूडेंट में, और इस चीज़ को टीचर ने समझना है। ठीक है, क्योंकि हर किसी बच्चे का घर का समाज अलग अलग होता है। हो सकता है एक बच्चे का घर का माहौल ऐसा हो जहाँ पर बहुत ही रिच फैमिली हो और घर जाकर वो सिर्फ़ और सिर्फ कार्टून देखता है, खाना खाता है, सो जाता है। वैसे ही एक बच्चे का जो घर का माहौल है ऐसा हो सकता है जो ज़्यादा रिच ना हो, मीडियम लेवल के हों, और थोड़ा बहुत बच्चों को वहाँ पर काम भी करना पड़ता है। ठीक है, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये चीज़ें बच्चे हो सकता है करते हों, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से हर किसी का समाज अलग अलग होता है, और संस्कृति भी सबकी अलग होती है, धर्म भी आप जानते ही हैं अलग होती है, और भाषा भी हर बच्चे की अलग अलग हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों को टीचर ने क्या करना है? समझना है, ना कि वो अनदेखा करेंगी, टाल देंगी, अपेक्षित, ये सब नहीं करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। पहला है पाठ्यपुस्तक केंद्रित, दूसरा है व्यवहारवादी, तीसरा है अध्यापक केंद्रित, और चौथा है प्रगतिशील। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका प्रगतिशील, यानी कि प्रोग्रेसिव। अब कैसे होगा ये समझ लेते हैं। क्वेश्चन में है कि एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र और आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार परिवर्तित कर रही है। देखिए, हर किसी व्यक्ति की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। आप इवन ये भी देख सकते हैं, एक क्लासरूम में जितने बच्चे होते हैं उन सभी में सीखने की जो क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, वो भी हर किसी बच्चे की अलग अलग होती है। किसी बच्चे को किसी कॉन्सेप्ट को सिर्फ एक बार पढ़ के समझ में आ जाता है, कुछ बच्चों को एक कॉन्सेप्ट को समझने में उसे 2-3 बार रिवाइज करना होता है। तो हर किसी की एबिलिटी अलग अलग होती है, और इसी को हम कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता होती है हर किसी बच्चे में। चाहे वो एबिलिटी देखिए, चाहे बच्चों का आप कह सकते हैं फिजिक देख सकते हैं, उनका मेंटल लेवल देख सकते हैं, या फिर बच्चों की आइज़ का कलर देख सकते हैं, हेयर का कलर देख सकते हैं, बच्चों का जो बॉडी का शेप है वो देख सकते हैं। तो दुनिया में प्रत्येक बच्चा अलग अलग होता है,
भले ही किसी एक चीज़ के बेसिस पर हो, लेकिन डिफ्रेंशिएशन होते ही हैं, ठीक है। इवन जो ट्विन्स होते हैं ना, ट्विन्स भी कभी समान नहीं होते हैं, उनमें भी एक ना एक चीज़ ऐसी होती है जो अलग अलग होगी दोनों में, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। और प्रगतिशील कक्षा में यही कहा जाता है कि बच्चों को व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार शिक्षा देनी है, यानी कि जिस बच्चे को जैसे समझ में आता है आप उस तरीके से उस बच्चे को पढ़ाएंगे, अलग अलग टीचिंग मेथड का यूज़ करके आप बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रगतिशील हो जाएगा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का विद्यालय में असफल होना। देखिए, अगर बच्चे विद्यालय में असफल हो रहे हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, सीटेट के एग्जाम में क्या होता है, कभी भी अगर बच्चे असफल हो रहे हैं तो उसका कारण आप बच्चों को नहीं मान सकते, ये आपको याद रखना है। बस आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। बच्चे कभी भी इस चीज़ का रीज़न नहीं होते हैं कि बच्चा फेल हो रहा है, उसका रीज़न होता है या तो टीचर की जो टीचिंग मेथड है वो अच्छी नहीं है, या फिर टीचर अच्छी तरीके से पढ़ा नहीं रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो पहला ऑप्शन है, ये सिद्ध करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक जन्मजात कमियां हैं और उन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। कितनी गलत बात लिखी है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है, सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है, नो। नेक्स्ट है, प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, चाहे वो वंचित पृष्ठभूमि से हों चाहे नॉर्मल हों, है ना। लास्ट कह रहा है कि ये निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। अभी मैंने आपको बोला कि अगर बच्चा कभी भी असफल हो रहा है तो उसका रीज़न बच्चे या बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते हैं, उसका रीज़न या तो टीचर की टीचिंग मेथड हो सकती है, या फिर विद्यालय में बच्चों की आवश्यकता के अनुसार आप नहीं पढ़ा रहे हैं, या फिर बच्चों की रुचियों का ध्यान विद्यालय नहीं रख पा रहा है। तो कहने का मतलब है, असफल होने का जो पूरा रीज़न है वो या तो एजुकेशन सिस्टम को माना जाता है या टीचर की टीचिंग मेथड को माना जाता है, बस इतना याद रखना है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो विद्यालय है बच्चों को उनकी आवश्यकता और रुचि के अनुसार नहीं पढ़ा रहा है। होता है ना, कभी कभी बच्चों की रुचि नहीं होती है किसी चीज़ को पढ़ने में। सपोज़ करिए आज आपको क्लास में 2nd चैप्टर पढ़ाना है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का। होता है कभी कभी बच्चों का मन उस दिन 2nd चैप्टर पढ़ने को नहीं है, बच्चे चाहते हैं कि जो 1st चैप्टर है उसी को हम एक बार और पढ़ें, क्योंकि वो उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। तो ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती बच्चों को 2nd चैप्टर ही पढ़ाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। बच्चों की रुचि अगर 1st चैप्टर को रिवाइज करने में है तो आप उसी चैप्टर का रिवीजन करवाइए। ये होता है बच्चों को रुचि के अनुसार पढ़ाना, ठीक है। और अगर विद्यालय ये चीज़ नहीं कर रहा है, दैट मीन्स बच्चे असफल हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से। देखिए, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है जब बच्चे ग्रुप में एक दूसरे की हेल्प करके पढ़ रहे हैं। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था इंग्लिश और हिंदी के स्टूडेंट का, है ना। जिसका इंग्लिश अच्छा है वो इस बच्चे को इंग्लिश पढ़ाएगा, जिसका हिंदी अच्छा है वो इस बच्चे को हिंदी पढ़ा सकता है। इस तरीके से एक दूसरे की हेल्प करके पढ़ना ये बेस्ट माना जाता है। अब इसके आंसर तक खुद ही पहुंच जाएंगे। पहला है, बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और ये प्रभावशाली पद्धति नहीं है। तो ये तो गलत बात है, ध्यान भंग नहीं होता है बल्कि वो इंटरेस्ट लेकर पूरे ध्यान लगाकर पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और अधिगम में विघ्न या रुकावट पैदा होता है। कितनी नेगेटिव चीज़ है। नेक्स्ट है, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। ये बिल्कुल सही लग रहा है। फिर भी 4th ऑप्शन देखेंगे, बच्चों में भ्रांति उत्पन्न करता है, यानी कि बच्चों में भ्रम पैदा करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका सहयोगात्मक अधिगम होता है, जहाँ पर बच्चे एक दूसरे की सहायता करके समूह में पढ़ते हैं, वहाँ पर बच्चे खुद से सोच विचार करते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर तक वो पहुँच सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें आपस में सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए 3rd ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय। देखिए, सामाजिकरण में विद्यालय की क्या भूमिका है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो सामाजिकरण होता है बच्चे का, उसमें जो परिवार होता है उसकी वो क्या है, परिवार प्राथमिक कारक होता है, यानी कि परिवार की मुख्य भूमिका होती है बच्चे के सामाजिकरण में, ठीक है। और परिवार को छोड़कर जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, चाहे आपका विद्यालय आ जाए या आपका करिकुलम आ जाए या आस पड़ोस के लोग आ जाएं, वो सभी जो है द्वितीयक कारक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी समझाई थी, तो आपको ध्यान रखना है। जो परिवार है वो प्राथमिक कारक होता है बच्चे के सामाजिकरण का,
यानी कि सोशलाइजेशन का, और जो आपका फैमिली को छोड़कर जितनी भी चीज़ें आती हैं, आपका विद्यालय है, आपके नेबर्स हैं, सारी चीज़ें आपका क्या है, द्वितीयक कारक के अंतर्गत आती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर विद्यालय पूछा है, तो विद्यालय बच्चे के सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? देखिए, जिन भी स्टूडेंट्स ने नोट्स लिए हैं ना, वहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो प्रीवियस ईयरली पूछे हुए हैं, मैंने नोट करके या फिर स्टार मार्क करके अलग से लिखे हुए हैं। और जो जीन पियाजे वाला ये कॉन्सेप्ट है ना, ये भी मैंने अलग से एक ब्रैकेट में लिखा है, आप लोग देखिएगा, जहाँ पर मैंने लिखा है कि जीन पियाजे कहते हैं कि जो बच्चों की सोच होती है वो वयस्कों की सोच से गुणात्मक रूप से अलग होती है, लेकिन मात्रात्मक रूप से समान होती है। ये चीज़ मैंने मेंशन करी है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। देखिए, अब इसमें कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा डिटेल में इसको समझते हैं। ये कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो भी जो है वयस्क की तरह सोच सकते हैं, यानी कि बच्चे छोटे होते हैं और वयस्क मतलब अडल्ट, ठीक है, जो बड़े हैं, तो बच्चे भी बड़ों की तरह सोच सकते हैं, ऐसा कहते हैं जीन पियाजे। और सोचने का जो अमाउंट होता है, जो मात्रा होती है, वो समान होती है। अब आप सोचेंगे कि समान कैसे होती है, जो अडल्ट हैं वो तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन छोटे बच्चे तो कम सोचते होंगे, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कैसे, देखिए, एक जो बड़ा बच्चा है, जो अडल्ट है, वो ये सोच सकता है कि मेरा फ्यूचर में क्या होगा, मेरी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर पाऊँगी या कुछ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। मतलब जो अडल्ट हैं उसका सोचना कुछ और चीज़ों के लिए होगा, लेकिन जो एक बच्चा है सोचेगा वो भी, भले ही वो अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोच रहा है, बट वो सोचेगा अपने टॉयज़ के बारे में कि मम्मी ने मेरा टॉय छुपा दिया, पापा ने मेरी कल फुटबॉल छुपा दी, अब मुझे कब देंगे। तो जो सोचने का अमाउंट होता है ना, मात्रा होती है, वो समान होती है दोनों में, ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन जो सोचने का तरीका होता है वो दोनों का अलग अलग होता है। एक अडल्ट अलग तरीके से सोचते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जो सोचने के रीज़न है वो अलग अलग होते हैं। जैसे अडल्ट को ये हो सकता है कि अब मेरा फ्यूचर में क्या होगा, अब मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा, लेकिन बच्चा ये सोच सकता है कि मेरा टॉय कहाँ रख दिया, मुझे टॉय कब मिलेगा। ये चीज़ें हैं। तो जो गुणात्मक रूप है दोनों में अलग अलग होगा, यानी कि सोचने का तरीका दोनों का अलग अलग है, लेकिन जो सोचने का अमाउंट है, मात्रा है, वो एकदम इक्वल होती है, ध्यान रखना है। तो इसमें यही कह रहा है कि चिंतन जो है बच्चों का वो गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था जीन पियाजे ने। यहीं पर अगर आपसे पूछ देता ना मात्रात्मक रूप से, तो मात्रात्मक रूप से बच्चे और वयस्क दोनों समान रूप से सोचते हैं, ऐसा कहते हैं जीन पियाजे। और गुणात्मक रूप से जो है अलग अलग तरीके से ये सोचते हैं। गुणात्मक रूप से मतलब सोचने का तरीका अलग अलग है, लेकिन सोचने का जो अमाउंट है, मात्रा है, वो समान है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह में अवस्थाओं में पुनर्निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। देखिए, जो आपका डेवलपमेंट है ना, ऐसा नहीं है कि पहले से ही निर्धारित है कि आपका डेवलपमेंट ऐसे होगा, इस तरीके से होगा, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि विकास में आनुवंशिक कारकों के साथ साथ आपका वातावरण भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। जी नहीं। नेक्स्ट है, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। ये बिल्कुल सही है। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए, ज़रूरी नहीं है हर बच्चे का जो विकास है वो एक ही समय में होगा। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जल्दी बोलना सीख लेते हैं और कुछ बच्चे बड़े होने तक भी वो क्लियर नहीं बोल पाते। तो इसका मतलब यही होता है कि जो बच्चों का विकास है वो एक ही समय पर एक ही जैसे होगा, ये कहना गलत होगा, ठीक है। हाँ, जो विकास की गति होती है वो समान ज़रूर होती है, लेकिन ये जो समय है गति का, ये सभी में अलग अलग हो सकता है। अब देखिए, गति समान कैसे होती है? जैसे हर बच्चा खड़े होने से पहले घुटनों के बल चलना सीखता है, तो ये प्रोसेस सभी में एक समान है। लेकिन कोई बच्चा जल्दी से चलना सीख जाता है, कोई बच्चा बड़ा होने तक भी अच्छे से नहीं चल पाता। ये है आपका क्या? समय, ठीक है। सुनिश्चित समय में वो नहीं होता है, हर कोई अलग अलग टाइम लेता है विकास होने में। अब इसको आप इस तरीके से समझिए, सीटेट में 2 तरीके से ये क्वेश्चन बनता है। विकास की गति समान होती है सभी बच्चों में, याद रखना है।
लेकिन जो विकास की दर होती है वो अलग अलग होती है। दर का मतलब ही ये है कि एक ही समय पर वो ग्रो करेंगे, उनका विकास होगा, ये ज़रूरी नहीं है। ग्रो नहीं, यहाँ पर डेवलपमेंट आएगा। ठीक है, तो देखिए हर किसी का जो डेवलपमेंट है उसकी गति समान होती है, लेकिन दर अलग अलग होगी, यानी कि रेट अलग अलग होगा। इंग्लिश में कहते हैं रेट, और इसको इंग्लिश में एक और नाम से जानते हैं पेस। तो ये सभी में अलग अलग होता है। और एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, जैसे कोई बच्चा जल्दी चलना सीख लेता है तो कोई बच्चा बड़े होने तक भी अच्छे से नहीं चल पाता। तो ये होती है आपकी दर। लेकिन जो गति होती है, जो क्रम होता है, सीक्वेंस होता है विकास का, वो सभी में सेम होता है। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो दुनिया में बच्चा कहीं भी पैदा हो रहा हो, हर कोई बच्चा सबसे पहले घुटनों के बल चलना सीखेगा, उसके बाद धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है और उसके बाद वो दौड़ना शुरू करता है। ठीक है, ये आपकी गति होती है। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन थर्ड होगा कि बच्चों के विकास में जो बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, क्योंकि देखिए संस्कृति हर किसी की अलग अलग होती है, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? मध्य बाल्यावस्था यानी कि मिडिल चाइल्डहुड आपसे पूछा है। इसमें क्या होता है? पहला है पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास। दूसरा है वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। तीसरा है प्रतीकात्मक खेल का उभरना। और चौथा है तर्क संगत विचारों का विकास, जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। तो देखिए यहाँ पर मध्य बाल्यावस्था की जो हम बात कर रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन 4 सही होगा। तर्क संगत विचारों का विकास बच्चों में हो सकता है, जो कि प्राकृतिक रूप से क्या है? मूर्त है। मूर्त है मतलब जो चीज़ें बच्चों के सामने में हैं, जिन्हें बच्चे देख पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, उन चीज़ों के लिए बच्चा क्या करता है? तर्क लगाना शुरू कर देता है, यानी कि लॉजिक लगाना शुरू करता है। कौन सी स्टेज में? मध्य बाल्यावस्था की अवस्था में, यानी कि मिडिल चाइल्डहुड की स्टेज में। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं। आगे के जो क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपके कमेंट्स जो हैं मोटिवेशन का काम करते हैं। जैसे आप लोग भी अंदर से मोटिवेटेड हैं पढ़ाई करने के लिए, आपको एक जॉब लेनी है, उसी तरीके से हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इसके लिए भी मोटिवेशन ज़रूरी है, ताकि कंटिन्यूटी आपकी बनी रहे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ आप हमें फॉलो करें टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर क्लासेस से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको दी जाती हैं। और जिन्हें भी नोट्स लेना हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप इस पर मैसेज करके नोट्स को ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीटेट की क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।